चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कार्क की पतली काट का अवलोकन करने पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें बहुत से छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी है। कॉर्क एक पदार्थ है, यह हमें वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका का नाम दिया क्योंकि कोशिका शेल लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। उपरोक्त घटना भले ही छोटी और अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार हुक ने सबसे पहले सिद्ध किया कि सजीवों में अलग अलग प्रकार के एकक होते हैं। जीवन में आज तक इनका वर्णन करने के लिए कोशिका शब्द का उपयोग किया जाता है। आओ कोशिकाओं के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। सजीव किससे बने होते हैं? क्रिकलापोवन, प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए। चिमटी की सहायता से हम प्याज की भीतरी सतह की ओर से झिल्ली उतार सकते हैं। हम इस झिल्ली को तुरंत उस कांच गिलास में रख लेते हैं जिसमें पानी भरा होता है। इससे झिल्ली सूखने अथवा मुड़ने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली का क्या करें? एक कांच की स्लाइड लीजिए, इस पर पानी की एक बूंद डालिए। अब पानी वाले वॉच गिलास में रखी झिल्ली के इस टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पतले पेंट ब्रश की मदद से आप इस झिल्ली को स्लाइड पर रख सकते हैं। अब इस पर एक बूंद आयोडीन की स्लाइड को रख सकते हैं। अब इस पर एक बूंद आयोडीन की डालिए और इसे कवर क्लिप से ढक दीजिए। कवर क्लिप को सुई की सहायता से अच्छी तरह से रखें ताकि इसमें वायु के बुलबुले ना आ पाए। हम प्याज की झिल्ली के अस्थायी स्लाइड को पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। आपने क्या देखा होगा? क्या आप उस संरचना को जो आप सूक्ष्मदर्शी देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं? क्या यह नीचे दिए गए चित्र जैसे दिखाई देती है? अब हम अलग अलग आकार वाले प्याज की झिल्लियों से कुछ अस्थायी स्लाइड संस्थाएं बनाएंगे। हम क्या देखते हैं कि क्या हमें एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं अथवा भिन्न? ये संरचनाएं क्या हैं? ये सभी संरचनाएं एक समान दिखाई देती है। ये सभी संरचनाएं मिलकर एक बड़ी संरचनाएं शल्ककंद बनाती हैं, जैसे प्याज। उपरोक्त क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याजों में सूक्ष्मदर्शी या देखने पर एक समान संरचनाएं दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक जैसी होती है। प्याज के आकार से कोशिकाओं का कोई संबंध नहीं है। ये छोटी संरचनाएं जैसे जो हम उपरोक्त चित्र में देखे गए हैं शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहा जाता है। प्याज ही नहीं बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वह सभी के बने होते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिका के भी बने होते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के कारण सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव हो सकती है, जिसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया तथा कैरिमिडोनियस इस प्रकार के सजीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विविध कार्यों को करने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं फंजाई, कवक पादप तथा जंतु। क्या हम कुछ और एक कोशिकी जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? सभी बहुकोशिक जीव एक कोशिक से ही विकसित हुए। कैसे? कोशिकाएं विभक्त होकर अपनी जैसे ही अनेक कोशिकाएं बनाती है, अतः सभी कोशिकाएं अपनी ही पूर्ववर्ती कोशिकाएं से उत्पन्न होती है। इसे भी जानिए। कोशिका की खोज से पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सर्वप्रथम उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा।
लेवेन्क ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। जे.ई. पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवित द्रव्य कहा। एम. स्लीडन 1838 तथा टी. स्वान 1840 नामक दो जीव वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं और ये जीवन की आधारभूत इकाई होते हैं। विर्चो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को जोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ाया। उनके अनुसार सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही कोशिका की जटिल संरचनाएं तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो पाया। क्रियाकलाप 2। आप पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलार्ग और विभिन्न आकार की पत्तियों की झिल्लियों की अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। उपरोक्त क्रियाकलापों करने के बाद आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति भी एक जैसी होती है? क्या सभी कोशिकाओं के आंतरिक संरचनाएं एक जैसी होती है? क्या पादप की विभिन्न भागों की कोशिकाओं में कोई अंतर होता है? हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? कुछ जीवों में अनेक प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। नीचे दिए गए चित्र को देखिए। इसमें मानव शरीर को कुछ कोशिकाएं दिखाई गई हैं। कोशिकाओं का आकार तथा आकृति उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। कुछ कोशिकाओं का आकार बदलता रहता है, जैसे एक कोशिक अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग एक समान रहता है और सभी प्रकार की कोशिकाओं के लिए विशिष्ट होता है। तंत्रिका कोशिका इसका उदाहरण है। तभी सभी जीवित कोशिकाओं में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। यह सभी सजीवों का एक महत्वपूर्ण गुण है। जीवित कोशिकाएं ये मूलभूत कार्य कैसे करती हैं? हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में मनुष्य की तरह ही श्रम विभाजन होता है। इसका तात्पर्य है कि शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं। जिस प्रकार मानव के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा अमाशय भोजन को पहचानने का काम करता है, वैसे ही एक कोशिक जीव में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसे प्रत्येक कोशिका में कुछ विशेष प्रकार के घटक होते हैं। इन्हें कोशिक अंग कहते हैं। प्रत्येक कोशिका अंग एक विशिष्ट कार्य करता है, निष्कासन आदि कार्य करता है। उदाहरणतः कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। इन्हीं कोशिका अंगों के कारण एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्यों को संपन्न करती है। ये कोशिका अंग मिलकर एक मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं। यह बात बहुत ही रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक जैसे कोशिका अंग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस कोशिका के कार्य क्या है या वे किन जीवों में पाए जाते हैं। कोशिका किससे बने होते हैं? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? हमने ऊपर पढ़ा कि कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंग कहते हैं। कोशिका का संगठन कैसा होता है? अगर हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से करें तो हमें लगभग सभी कोशिकाओं में निम्नलिखित 3 गुण दिखाई देंगे: प्लेज्मा, झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाएं तथा उसकी बाह्य प्रावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव होती है। आइए देखें कैसे। प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। प्लेज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। इसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। यह झिल्ली कुछ ही पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है या अन्य पदार्थों की गति को भी प्रभावित करती है, इसलिए इसे वर्णनात्मक परमागम झिल्ली कहते हैं। कोशिका में पदार्थ गति कैसे करते हैं? पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आता है? कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन जैसे कुछ पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। हम अपने पिछले अध्यायों में विसरण प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। कुछ इसी प्रकार की क्रिया कोशिका में होती है। उदाहरणार्थ, जब कोई पदार्थ जैसे CO2
जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाती है, तो CO2 की स्वतंत्रता बढ़ जाती है। कोशिका के प्रावरण में विद्यमान CO2 की स्वतंत्रता कोशिका में स्थित CO2 की स्वतंत्रता की तुलना में बहुत ही कम होती है। जो ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की स्वतंत्रता में अंतर आता है, उसी समय CO2 उच्च स्वतंत्रता से निम्न स्वतंत्रता की ओर विसरण प्रक्रिया द्वारा कोशिका से बाहर निकल जाती है। जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, तो बाहर से O2 विसरण द्वारा कोशिका के अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य प्रावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल भी विसरण के नियमों के अनुरूप ही व्यवहार करता है। जल के अणु जब वर्णात्मक परागंभन झिल्ली के कारण गति करते हैं तो उसे प्रसारण कहते हैं। जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा से भी प्रभावित होती है। इस प्रकार प्रसारण प्रक्रिया में जल के अणु प्लाज्मा झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर गति करते हैं। यदि हम किसी पादप कोशिका या जंतु कोशिका को शक्कर अथवा नमक के घोल में रखें तो क्या होगा? निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना घट सकती है। यदि कोशिका को तनु विलयन, जिसमें शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज़्यादा है, में रखा गया है, तो जल प्रसारण विधि के द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प प्रसारण दाबी विलयन कहा जाता है। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर मुक्त रूप में गति करते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा की तुलना में कुछ अधिक होगी। अतः शुद्ध परिणाम यही होगा कि कुछ जल कोशिका के अंदर गया और इससे कोशिका फूलने लगेगी। यदि कोशिका को ऐसे विलयन वाले माध्यम में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की स्वतंत्रता कोशिकाओं में उपस्थित जल की स्वतंत्रता के बिल्कुल बराबर हो, तो जल में किसी प्रकार की कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन समप्रसारी विलयन कहलाते हैं। जल प्लाज्मा झिल्ली के दोनों ओर आता जाता रहता है, लेकिन जल की मात्रा में कोई अंतर नहीं आता। अतः कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के विलयन से अधिक सांद्र है, तो जल प्रसारण विधि के द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन अति प्रसारण दाबिक विलयन कहलाते हैं। इस अवस्था में जल पुनः कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में कोशिका से बाहर जाने वाले जल की मात्रा अधिक होगी तथा अंदर आने वाले जल की मात्रा कम होगी। अतः कोशिका सिकुड़ जाएगी। इस प्रकार प्रसारण विसरण की एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें प्लाज्मा झिल्ली द्वारा गति होती है। आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 3, अंडे से प्रसारण। अंडे को तणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखकर उसके कवच को हटाइए। इसका कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब एक पतली बाहर त्वचा अथवा झिल्ली अंडे को घेरे रहती है। अंडे को शुद्ध जल में रखिए और लगभग 5 मिनट के पश्चात इसका अवलोकन कीजिए। आपने क्या देखा? अंडा थोड़ा फूल जाता है क्योंकि प्रसारण विधि के द्वारा कुछ जल अंडे के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार का एक कवच रहित अंडा नमक के सादित्र घोल में रखिए और 5 मिनट के बाद उसका अवलोकन कीजिए। अंडा सिकुड़ जाता है क्योंकि नमक का विलयन जल से अधिक साद्रित है, अतः जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है। यह क्रियाकलाप हम खुबानी या सूखी किशमिश की सहायता से भी कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4, सूखी किशमिश अथवा खुबानी को कुछ समय के लिए जल में रखें। इसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सादित्र घोल में रखिए। आपको निम्नलिखित अंतर दिखाई देगा। जब इन्हें जल में रखा गया तो ये जल ग्रहण करके फूल गए। जब इन्हें सादित्र विलयन में रखा गया तो ये जल से बाहर निकालने पर सिकुड़ गई। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं प्रसारण विधि द्वारा जल ग्रहण करती है। पौधों की जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण प्रसारण का ही एक उदाहरण। इस प्रकार विसरण कोशिकाओं के जीवन में जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सब के अतिरिक्त विसरण कोशिका की अपने बाहरी प्रावरण से पोषण प्राप्त करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर तथा बाहर आना जाना भी विसरण के कारण ही संभव होता है। कोशिका झिल्ली लचीली होती है।
और यह कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन से बनी होती है। इस झिल्ली की संरचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की लचीलापन ही एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य प्रावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में इनकी सहायता करता है। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा को अपना भोजन इसी प्रकार से प्राप्त होता है। क्रियाकलाप 5 स्कूल के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। इसके विषय में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक कोशिका भित्ति भी होती है। यह भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज नामक पदार्थ पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यदि किसी पादप कोशिका में प्रसारण विधि द्वारा पानी की कमी हो जाती है तो कोशिका झिल्ली सहित सभी आंतरिक पदार्थ सिकुड़ जाते हैं। इसे जीव द्रव्य कुचन कहते हैं। क्रियाकलाप 6 रियो की पत्ती की एक झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाइए। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए। आपको छोटे छोटे कुछ हरे कण दिखाई देंगे जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन कणों में क्लोरोफिल नामक एक हरा पदार्थ होता है। इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का साद्र घोल डालिए। 1 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए और इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए। आप क्या देखते हैं? इसके बाद रियो की पत्तियों को कुछ मिनटों तक जल में उबालिए। इससे पत्तियों की सारी कोशिकाएं मर जाएगी। अब एक पत्ती को स्लाइड पर रखिए और उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर थोड़ी सी शक्कर अथवा नमक का साद्र घोल डालिए। 1 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए और पुनः सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या अब जीव द्रव्यों का कुचन हुआ है? इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इसमें हमें पता चलता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही प्रसारण विधि द्वारा जल के अवशोषण की क्षमता होती है, मृत कोशिकाओं में नहीं। कोशिका भित्ति पौधों, कवक, बैक्टीरिया आदि की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तणु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिकाएं प्रसारण विधि द्वारा पानी ग्रहण करती है। पानी ग्रहण के बाद कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति का फूली हुई कोशिका के ऊपर बराबर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिकाओं की तुलना में अधिक आसानी से सहन कर सकती हैं। केंद्रक। क्या आपको याद है कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी? हमने इस झिल्ली पर एक बूंद आयोडीन की डाली थी। क्यों? प्रयत्न कीजिए और देखिए कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का विलयन डाला तो क्या सभी कोशिकाएं समान रूप से रंगीन हो गई है? कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर अलग अलग रंगों से रंगे होते हैं। कुछ भाग अधिक गहरे रंग के होते हैं जबकि कुछ बहुत कम। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन के घोल के अतिरिक्त सैफरनिन या मेथिलीन ब्लू का घोल भी उपयोग कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिका को देखा है। आइए अब हम अपने शरीर से ली गई विभिन्न कोशिकाओं को देखें। क्रियाकलाप 7 कांच की एक स्लाइड लीजिए और उस पर पानी का एक बूंद रखिए। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर के भाग की खाल को धीरे से खुरचिए। क्या कोई वस्तु चम्मच पर चिपकी हुई सुई की मदद से इस स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर हुई है? सुई की मदद से इस स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर रखिए। इसे रगड़ने के लिए एक बूंद मेथिलीन ब्लू के घोल की डालिए। सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए स्लाइड तैयार है। इस पर कवच स्लिप कोई परिवर्तन आया है। इस आकृति को एक कागज पर बनाइए। क्या आपको कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग की गोलाकार अथवा अंडाकार डॉट की तरह की संरचना दिखाई दे रही है? इस संरचना को कोशिका का केंद्रक कहते हैं। क्या आपने इसी प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी देखी थी? केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है। इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर आ जाता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। केंद्रक में क्रोमोसोम विद्यमान होते हैं जो केवल कोशिका विभाजन के समय ही छड़ाकर दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में कुछ आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वह माता पिता से डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल
अणु के रूप में अगली पीढ़ी में जाती है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बनते हैं। डीएनए अणु से कोशिका निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती है। डीएनए का ऋणात्मक खंड जीन कहलाता है। विभाजित न होने वाली कोशिकाओं में यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन नामक यह पदार्थ धागे जैसी रचनाओं के जाल का एक पिंड होता है। जब भी कभी यह कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो यह पदार्थ क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों के कोशिकीय जनन में केंद्रक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनन की इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह जनन कोशिका के विकास व परिपक्वण को भी निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिकाओं की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित देता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत ही कम दिखाई देता है क्योंकि इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रीय क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन नामक पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्रों को केंद्रकाय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकेरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में ऐसे और भी बहुत से द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो यूकेरियोटी कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक प्रकार के कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के पास होता है, जबकि यूकेरियोटी कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य। जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं के स्लाइडों को देखा तो हमें प्रत्येक कोशिका का एक बड़ा क्षेत्र दिखाई दिया जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस बड़े क्षेत्र में एक हल्का डब्बा था जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक बहुत सी तरल पदार्थ होता है। इसमें विशिष्ट कोशिका के बहुत से घटक होते हैं। इन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। सभी अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य कहलाते हैं। कोशिका अंगकों में झिल्ली होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली वाले अंगक भी नहीं होते, जबकि दूसरी ओर यूकेरियोट कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सादृश्यता को हम वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं होती, इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षणित नहीं होते हैं जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट होकर उसकी कोशिका मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। कोशिका अंगक सभी कोशिकाओं के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है ताकि उनमें स्थित पदार्थ बाह्य प्रावरण से अलग रहे। जटिल तथा बड़ी कोशिकाओं को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत अधिक आवश्यकता होती है ताकि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके। इन विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाओं अंगकों का उपयोग करती है। यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण होता है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से विशिष्ट बनाता है। इनमें से अनेक अंगकों को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। हम केंद्रक के विषय में पढ़ चुके हैं। अब हम गोल्जी उपकरण, अंतद्रवी जलिका, प्लास्टिड, लाइसोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया आदि कोशिका अंगों पर विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। अंतद्रवी जालिका ER। अंतद्रवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सेट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। ये लंबी नलिकाएं गोल या आयताकार थैलोपुटिकाओं की तरह दिखाई देते हैं। अंतद्रवी जालिका की रचना में भी कोशिका झिल्ली के समान ही होता है। ये जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतद्रवी जालिका। चिकनी अंतद्रवी जालिका पर राइबोसोम लगे होते हैं। इसी कारण RER को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह खुरदरी दिखाई देती है। राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। RER तैयार प्रोटीन को ER की सहायता से कोशिका के शेष भागों में आवश्यकता अनुसार भेज देता है। ACR वसा अथवा लिपिड अणुओं के निर्माण में सहायता प्रदान करती है।
यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत आवश्यक होती है। कुछ वसा तथा प्रोटीन कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहयोग देते हैं। यह प्रक्रिया झिल्ली जीवात जनन कहलाती है। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम और हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। हालांकि विभिन्न कोशिकाओं में AR अलग अलग रूपों में दिखाई देती है, लेकिन सदैव एक जलिका तंत्र का ही निर्माण करती है। इस प्रकार AR कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रकों के मध्य पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन का परिवहन करने के लिए नलिका के रूप में भी कार्य करती है। कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं में कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी AR ही करती है। कशेरुकी वर्ग के जंतुओं की यकृत की कोशिकाओं में SAR विष तथा दवा के निराविशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोल्जी उपकरण कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पट्टिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप में सजी रहती है। इन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क AR झिल्लियों से जटिल होने के कारण ये कोशिकाएं झिल्ली तंत्र के दूसरे भागों को बनाती हैं। AR भागों में संश्लेषित पदार्थों को गोल्जी उपकरण में पैक किया जाता है और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में निम्न क्रियाएं शामिल हैं: पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ विशेष परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण से लाइसोसोम भी बनाया जाता है। लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचनाएं होती है जिसमें पाचनकारी एंजाइम भी होते हैं। RAR इन एंजाइमों का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम कोशिका के अपशिष्टों को निपटाने वाला तंत्र है। यह बाहरी पदार्थों तथा कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ रखते हैं। कोशिका के अंदर आने वाली बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंग लाइसोसोम में चले जाते हैं और ये उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान पड़ने के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली में छेद होते हैं जबकि भीतरी झिल्ली में बहुत अधिक वल्ले होते हैं। ये वल्ले ATP बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाते हैं। जीवन के लिए आवश्यक सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही ATP के रूप में कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ATP में कोशिकाओं की ऊर्जा संचित है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्यों के लिए इसी ATP ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना DNA तथा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए स्वयं कुछ प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही होते हैं। प्लेस्टिड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लेस्टिड, ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगीन प्लेस्टिड। क्लोरोफिल वर्णक वाले क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त पीले अथवा रंगीन रंग के वर्णक भी उपस्थित होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट एक प्रकार का अंगक ही है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे विभिन्न पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में अनेक झिल्लियों वाली परतें होती हैं जो स्टोरमा में स्थित होती है। प्लेस्टिड बाहर रचना में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही प्लेस्टिड में भी अपना DNA तथा राइबोसोम होते हैं। रसधानियां को ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां कहते हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां बहुत छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियां बहुत बड़ी होती है। बहुत से पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका की कुल आयतन का 50% से 90% तक होता है।
पादप कोशिकाओं की रसधानियां कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है और इनमें कोशिका द्रव्य भी भरा होता है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में विद्यमान रहते हैं। इनमें अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन सम्मिलित हैं। एक कोशिकीय जीवों की खाद्यान्न रसधानी में उनके द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। बहुत से एक कोशिकीय जीवों में कुछ विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी कोशिकाओं की अपनी एक विशिष्ट संरचनाएं होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे श्वसन, पोषक तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नए प्रोटीन बनाने में सहायक आदि। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अनगों की विशेष प्रकार की संरचना के कारण ही संभव हो पाता है। इसलिए कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। यह जीवन की एक मूलभूत कृतात्मक इकाई भी है। कैमिलो गोल्जी का जन्म प्रिस्को के निकट क्रोटोन में 7 जुलाई 1873 को हुआ था। उन्होंने पाइवा विश्वविद्यालयों से मेडिसिन की शिक्षा प्राप्त की। 1865 में स्नातक की उपाधि धारणा करने के बाद उन्होंने पाव्योक सेंट मैथ्यू के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय तक उनकी सभी खोजें तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। उन्होंने 1872 में एबियोटोग्रासी के एक दीर्घकालिका रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार संभाला। उन्होंने अपनी सबसे पहली खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की थी। उन्होंने इस छोटी सी किचन को ही प्रयोगशाला का रूप देख रखा था। उन्होंने संसार को अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने के लिए क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु विलयन का उपयोग किया था, क्योंकि यह कोशिकाओं की कोमल संख्याओं की प्रक्रियाओं के मार्ग का पता लगाने में महत्वपूर्ण था। जीवन भर वे इसी विधि को सुधारने में लगे रहे। गोल्जी ने अपने शोध कार्य के लिए उच्चतम उपाधि तथा अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें सैंटियागो रैमोनिक जाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्र के संरचनात्मक कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोशिका विभाजन जीवधारियों में वृद्धि हुई हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे प्राणी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है, उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मार्त्य कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मर्त्य कोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायता करती है। जंतु और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती है। नई कोशिकाओं में मर्त्य कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो गई है? आपने क्या सीखा? कोशिका जीवन की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के चारों तरफ एक प्लेज्मा झिल्ली होती है, जो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का एक बहुत ही सक्रिय भाग है। यह भाग पदार्थ की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करता है।